बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर फरहाना कुसर। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आप सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट नाम क्या हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, उसका जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम इसकी डिफरेंट केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स के जो सा है वो अडॉप्ट करता है। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और इनको अगर एब्रीवेट लिया जाए तो कार्ब्स के नाम से ये जाने जाते हैं, इनको कार्ब्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल नहीं होता, शुगर मॉलिक्यूल के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन और फैट्स भी होती हैं। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? ये शुगर मॉलिक्यूल्स, दीज आर द शुगर मॉलिक्यूल्स नोन एज कार्ब्स इन एडिशन विद प्रोटीन एंड फैट्स। मीन्स कि इसके अंदर प्रोटीन और फैट्स भी हैं। अब इसका हम जनरल फार्मूला की तरफ आ जाएं तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2O2 और N। ठीक, जो N है ये नंबर वेरिएबल होंगे कि 1 से लेके सोन, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के वेरिएबल होंगे। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या होगा कि ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। द वर्ड पोली का मतलब है मैनी, यानी कि इसमें बहुत सारे, पोली मैनी। अब वर्ड है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होगा इसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे। हाइड्रोक्सल ग्रुप का आपको पता ही है कि OH होता है, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के। तो क्या हो गया? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अच्छा, अब इसके दूसरे नेम्स भी हैं, इसको बहुत सारे नेम्स के साथ जाना जाता है। इसकी जो नेम्स में है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। लाइक सेक्राइड्स, इसको सेक्राइड्स भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे, ग्लूसाइड कह सकते हैं हम इसको, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होंगे। एल्डिहाइड्स के ऑप्शन है हमारे पास, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होगा वो एल्डिहाइड का, या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा कीटोन्स का। अब इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया, या सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुए? सबसे पहले ये 1844 के अंदर जर्मन के अंदर इनको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने वर्क किया तो 1856 के अंदर सबसे पहले जो वर्ड ग्लूकोजन इंट्रोड्यूस करवाया गया था इसका। अच्छा, जो हिस्ट्री है इसकी हिस्ट्री में हमने डिस्कस कर लिया कि वो 1844 के अंदर डिस्कवर किया गया था फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद 1856 में भी जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज़ किया गया था वो ग्लाइकोजन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब जो ग्लाइकोजन होते हैं ये एनिमल्स के लीवर के अंदर स्टोर भी होता है, स्टोर हो जाता है। अच्छा, अब इसकी सिंथेसिस का अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो सिंथेसिस है वो जौन सी होती है वो प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं इसको। प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसकी हेल्प से ये एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले जो आ जाती है वो मोनोसेक्राइड है। उसके बाद इसकी सेकंड क्लास आ जाती है ओलिगोसेक्राइड, और थर्ड क्लास आ जाती है इसकी पॉलीसेक्राइड। अच्छा, वन बाय वन करके हम इनकी सारे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो सी होती है ये सिंपलेस्ट शुगर होती है। मीन्स के जो तीनों क्लासेस हैं उसमें से जो सबसे सिंपल शुगर है वो मोनोसेक्राइड है। अब जो मोनोसेक्राइड है इसको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब है इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इतना छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग कि उनकी क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या करते हैं? मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब इसके पास 3 से लेकर 9 यूनिट्स होते हैं कार्बन एटम के इसके मॉलिक्यूल के अंदर। मीन्स के 3 से लेके 9 तक इसके पास कार्बन के एटम्स होते हैं जो कि मिलकर मोनोसेक्राइड्स को बनाते हैं। मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऐसे उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे। लाइक अगर उसके पास 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो फिर ये ट्रायोस हो जाएगा। अगर उसके पास कार्बन एटम की जो तादाद है वो 4 है तो वो टेट्रोस हो जाएगा। अगर 5 है तो वो पेंटोस हो जाएगा। तो इस तरह से हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ट्रायोस, टेट्रोस एंड पेंटोस। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं।
दो मोनोसेक्राइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दीज टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड डिस्कस when we discuss about glucose, then glucose is pentahydroxyaldehyde. मीन्स के ये जो सा है ग्लूकोज, ये पेंटाहाइड्रोक्सी है. और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो सा है ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है. अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये जो से मोनोसेक्राइड्स होते हैं वाइट कलर की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, और अगर इन्हें हम सॉल्युबल करें, वाटर में डिसोल्व करें, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. इनका टेस्ट जो सा होता है वो स्वीट होता है, और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स की जो सेकंड क्लास थी वो ओलिगोसेक्राइड है. अच्छा, जैसे मोनोसेक्राइड था उसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते थे तो वो सिंपल शुगर था, वो कोई भी यूनिट नहीं देता था. अब जब हम ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 to 9 यूनिट्स देगा मोनोसेक्राइड्स का. मीन्स कि ये उससे बड़ा मॉलिक्यूल है. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन. इसी क्लासिफिकेशन में डाइसेक्राइड आ जाएगा, ट्राइसेक्राइड आ जाएगा, टेट्रासेक्राइड है. अब वर्ड डाइसेक्राइड मीन्स कि जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या करेगा, मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स दे देगा. इसी तरह से ट्राइसेक्राइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मोनोसेक्राइड के 3 मॉलिक्यूल्स देगा, और टेट्रासेक्राइड इसी तरह से 4 मॉलिक्यूल्स देगा. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है वो है सेक्रोज. बाकी भी सेक्राइड सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्राइड जो सा है डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड है वो है सक्रोज. अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मोनोसेक्राइड से रिजेंबल करती हैं. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, और वाटर में सोल्यूबल है. जिसकी तीसरी क्लास है वो पॉलीसेक्राइड है. दिस कंसिस्ट 100 to 1000 मोनोसेक्राइड. It means when we hydrolyze polysaccharide, then they give 100 to 1000 monosaccharide molecules. इसकी जो इम्पोर्टेंट मोनोपोलीसेक्राइड है वो है स्टार्च एंड सेलुलोज. और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं हम. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये अमोर्फस सॉलिड होते हैं, टेस्टलेस है, इनसोल्युबल होते हैं वाटर में. अमोर्फस सॉलिड मीन्स कि इस तरह से इसका टच आता है जैसे हम इसको हैंड में लेके टच करें तो बहुत सॉफ्ट होते हैं. टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल कर. कार्बोहाइड्रेट्स को हम न्यूट्रिशन फैक्ट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को न्यूट्रिशनल फैक्ट के हवाले से इसको 2 टाइप्स के फूड्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं. एक तो रिफाइंड फूड आ जाता है, दूसरा अनरिफाइंड फूड आ जाता है. अच्छा, जो रिफाइंड फूड है, दीज आर द फूड विच ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेस एंड दीज कंटेन हाई एनर्जी लेवल. मीन्स दीज आर द फूड जिनको हम किसी एक प्रोसेस के थ्रू हम इसको ऑब्टेन करते हैं. एग्जांपल इसमें आ जाती है कैंडीज़ की, कुकीज़ आ जाती हैं, पास्ता आ जाती है. अब इसका जो 1 ग्राम होता है उसको खाने से जो हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है 3.87 किलो कैलोरी टू 4.12 किलो कैलोरी एनर्जी हमें 1 ग्राम से ऑब्टेन होती है. मीन्स कि अगर कोई कैंडी है हमारे पास, उसको हम 1 ग्राम उसका वेट है, उसको हम खा लेते हैं तो हमें उसकी जो एनर्जी होती है 3.87 किलो कैलोरी एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है. अब सेकंड फॉर्म आ जाती है अनरिफाइंड फूड की. दीज आर द फूड विच ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच फूड वी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगी वेजिटेबल्स आ जाएगी, फ्रूट्स आ जाएंगे, बीन्स आ जाएगी, राइस हैं, फाइबर्स हैं. फाइबर्स में आपके तमाम फ्रूट्स आ जाते हैं. तो ये सारे के सारा वो वाला अनरिफाइंड फूड है जो कि हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं. इसको हमें किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजारना पड़ता. अब इनको खाने से जो हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है 3.87 किलो कैलोरी पर ग्राम. मीन्स कि 1 ग्राम अगर हम खा लेते हैं तो 1 ग्राम तो निग्लिजिबल वेट ही होता है, लेकिन यह है कि अगर 1 ग्राम वेट है उसका तो 1 ग्राम खाने से हमें 3.87 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होगी. काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और केमिस्ट्री को इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.